जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आपका क्विक रिवीजन के लिए हमने जो फैक्ट्स के जरिए आपका रिवीजन स्टार्ट किया है, उसमें जो अब टॉपिक चल रहा है ऐतिहासिक अध्ययन का चल रहा है। ऐतिहासिक अध्ययन में हम प्राचीन काल पर चर्चा कर चुके हैं, मध्यकाल पर चर्चा कर चुके हैं, अब आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि स्वतंत्रता आंदोलन पर भी हमने चर्चा कर चुके हैं। अब जो भी टॉपिक होंगे आपके वहाँ से संभावित है कि प्रश्न बनता ही बनता है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है अन्य जन आंदोलन, उत्तराखंड में जो भी अन्य जन आंदोलन हुए हैं हम उन सभी पर चर्चा करेंगे। पहला है आपका कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन में क्या होगा कि किस तरीके की अवधारणा है उसको समझने का प्रयास करेंगे हम। अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी के कहीं आने जाने के समय उनके सामान को गांव वालों को ढोना पड़ता था। ठीक है, गांव वालों को ढोना पड़ता था किसका? अंग्रेजी अधिकारियों का सामान। उसमें क्या होता था कि एक गांव वाले को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना पड़ता था। इस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव से ये बेगार ली जाती थी। इसके लिए गांव के मुखिया के पास एक बेगार रजिस्टर होता था, ताकि बेगार आपको जमा करनी पड़ती थी कि गांव वाले सामान लेके जा रहे हैं तो आपको बेगार देनी ही पड़ेगी। वहीं उत्तराखंड की जनता इस कार्य को सम्मान के विरुद्ध मानते हुए सन 1921 से काफ़ी पूर्व से इस कुप्रथा के विरुद्ध आंदोलन कर रही थी। यह आंदोलन सर्वप्रथम खवाड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था, क्योंकि समान अधिकारियों का है और आपको बेगार देनी पड़ रही है गाँव वालों को कि वो उस गांव से अधिकारी निकल के जा रहे हैं, तो एक बड़ी कुप्रथा थी ये। तभी इसके विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया था। वहीं 13 और 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरायू के किनारे उत्तरायणी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत व चिरंजी लाल के नेतृत्व में लगभग 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार न देने का संकल्प लिया और बेगार रजिस्टरों को सरायू नदी में एक तरीके से बहा दिया। सरायू नदी में बहा दिया। इसे यहीं से इस प्रथा का अंत हो गया। इस प्रथा को यानी बेगार प्रथा का जो अंत था, कुली बेगार प्रथा आंदोलन था, उसमें बेगार प्रथा का अंत किसके सहयोग से हुआ? बद्रीदत्त पांडे के, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में। एक तरीके से इन लोगों ने इस प्रथा को अंत करने में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग दिया। उसी तरीके से दूसरा आपका जन आंदोलन है टिहरी राज्य आंदोलन। टिहरी राज्य आंदोलन में क्या हुआ है कि प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे थे कि प्रजातंत्र को यानी लोकतंत्र की मांग को लेकर कि टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। वहीं 1939 में श्री देव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी एवं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल पदक की स्थापना हुई, जिससे जनजागृति में वृद्धि और आंदोलन में विस्तार हुआ। वहीं देव सुमन इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। वहीं सुमन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में क्यों डाल दिया गया? क्योंकि देव सुमन ने जो आंदोलन था टिहरी राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसमें क्या था? इसमें प्रजातंत्र शासन की मांग की गई थी और एक तरीके से नेतृत्व या सहयोग में देव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी और वीरचंद्र लोगों ने एक तरीके से प्रयास कर रहे थे इस आंदोलन को करने का। वहीं मई 1944 में वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? देव सुमन की मृत्यु हो गई। देव सुमन की मृत्यु के बाद क्या एक तरीके से परिवर्तन आया उसको समझते हैं हम कि श्री देव सुमन की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर दौलतराम, मोलूराम नोटियाल तथा नागेंद्र सकलानी ने संभाली। वहीं भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा, जिससे जनवरी 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन से राजसत्ता हिल गई। किसके? कीर्तिनगर आंदोलन से, यानी कीर्तिनगर आंदोलन से में मोलूराम भरदारी और नरेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। अतः
परिस्थितियों को भांपकर राजा मावेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को एक जिला बनाया गया। टिहरी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का एक जिला बन चुका था। वहीं आगे समझते हैं कि आगे कौन सा है। आगे डोला पालकी आंदोलन। हमने अभी कौन कौन से आंदोलन पढ़े? कुली बेगार आंदोलन पढ़ा है हमने। उसी में आपने देखा है कि किस तरीके से टिहरी राज्य आंदोलन हुआ। अब समझते हैं कि डोला पालकी आंदोलन का क्या भूमिका रही है। डोला पालकी आंदोलन ने उत्तराखंड में किस तरीके का एक तरीके से हलचल पैदा की है। डोला पालकी आंदोलन सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों यानी दलितों के इस आंदोलन का उद्देश्य सवर्ण दुल्हाओं के समान स्थिति प्राप्त करना था। यानी डोला पालकी आंदोलन था सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। जो सामाजिक व्यवस्था थी वहाँ सुवर्णों को एक असमानता की दृष्टि से देखा था। तो सुवर्ण दुल्हाओं के समान स्थिति को प्राप्त करने के लिए डोला पालकी आंदोलन स्टार्ट किया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि डोला पालकी आंदोलन का संबंध क्या है, किससे? तो ये जो आपको बताया गया है इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं डोला पालकी आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों यानी दलितों को शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं दिया जाता था। ये व्यवस्था यानी डोली पालकी में बैठने की व्यवस्था केवल उच्च वर्णों के लोगों के लिए ही था। वहीं दलित वर्ग का दूल्हा या दुल्हन पैदल जाते थे। यानी किसी को भी जो भी समाज में कोई व्यवस्था होती है तो वो एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उस समय डोला पालकी की व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्गों के लिए थी, निम्न वर्गों के लिए नहीं थी, यानी सवर्णों के लिए नहीं थी। वहीं इस व्यवस्था के खिलाफ जो कि जयनंद भारती के नेतृत्व में 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकारों यानी दलितों को यह अधिकार मिल गया। कब मिला? जयनंद भारती ने आवाज़ उठाई थी इस तरीके की निम्न वर्णों को भी डोला पालकी में बैठने दिया जाए। ये 1930 के आसपास की घटना है। उनके सहयोग से ही यह अधिकार दलितों को मिल गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1911 में हरिप्रसाद ने यहाँ के दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। ये दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। इसी तरीके से हम समझते हैं कि जो क्या रहा है अभी डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन क्या है? सामाजिक व्यवस्था को लेकर है। सामाजिक व्यवस्था को लेकर क्या है? इसमें आपका जो सवर्ण व्यवस्था है, सवर्ण लोग हैं, सवर्ण लोगों को डोला पालकी में बैठने का हक नहीं दिया जाता था, उच्च वर्गों को ही बैठने दिया जाता था। उसके खिलाफ ही आंदोलन था और इसमें अहम भूमिका निभाई है आपकी जयनंद भारती के नेतृत्व में। जयनंद भारती ने इस आंदोलन को समाप्त करने का पूरा अपना प्रयास कर दिया था और ये 1930 के आसपास ये अधिकार दलितों को मिल चुका था कि ये डोला पालकी में बैठ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि सड़क आंदोलन। सड़क आंदोलन क्या है? लगभग 1940 के समय गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन किया था। इनका उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग तथा लैंसडाउन से पौड़ी तक गाड़ी की सड़क का निर्माण कराना था। यानी आप गाड़ी से जा सकते हो, इसी सड़क व्यवस्था का निर्माण कराना था। वहीं आगे चलते हुए क्या करा गया है सड़क आंदोलन में? सड़क आंदोलन इतना महत्वपूर्ण आंदोलन था कि वे आपका सड़क बनवा कर ही रहे थे, सड़क व्यवस्था को लागू करवा कर ही रहे थे। अब आगे हमारा आंदोलन है जन आंदोलन में आपका कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन इसमें क्या रही है कि अल्मोड़ा के बड़ियार रेत यानी गांव में एक बेल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया जाता था। एक फुल्ली तरीके की प्रथा होती थी कि बेल के कान पर फुल्ली जिसने लगाई है उस पर ऋण लिया जाता था। अगर फुल्ली लगवानी है तो आपको ऋण यानी लोन लेना पड़ेगा दोनों कानों पर लगाने के लिए। जैसे कि आज हम लगवा देते हैं अपनी गायों के कान पर लगवा देते हैं, गवर्नमेंट की मोहर लगवा देते हैं कि ये जो इसका इंश्योरेंस हो चुका है हमारी गाय का, ये भैंस का, उसी तरीके से एक फुल्ली लगवाई जाती थी। तो ऋण एक तरीके से ऋण लेना पड़ता था, लेकिन आज की व्यवस्था नहीं है ये। बाद में बेल के दोनों कान काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर बीमा की धनराशि भी हड़प ली जाती थी। इस तरीके की उस समय प्रथा चल रही थी। वहीं उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई
और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बेल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया गया था। वहीं बेल को दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया गया था। तभी से इस प्रथा को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया गया था। अब क्या है इसमें कि बेल, कनकटा बेल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन क्या था कि जो बेल था उसके कान पर फुलली लगाकर ऋण लिया जाता था। इस तरह की ये प्रथा थी। आगे समझते हैं कि जन आंदोलन में क्या रहा। कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य के तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। क्या था कोटा खर्रा आंदोलन कि भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून के द्वारा, यानी किसान संगठनों के नेतृत्व में चलाया गया था। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। वहीं शराब विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन में क्या था, पुरुषों द्वारा शराब के अधिक सेवन का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को भुगतना पड़ता था। यानी पुरुषों के द्वारा शराब का सेवन करना सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता था, महिलाओं को भुगतना पड़ता था। उसी के लिए एक उत्तराखंड राज्य में आंदोलन हुआ था। अतः स्वतंत्रता के बाद से ही राज्य की महिला संगठनों ने नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का उद्देश्य को लेकर जन आंदोलन शुरू किया था। वही आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बीच बीच में इस क्षेत्र में शराबबंदी लागू करती रही और पुनः चालू करती रही। यह आंदोलन ऐसा रहा कि पूर्ण रूप से बंद तो नहीं की गई शराब, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी वो कभी कभार बंद कर देती थी, कभी कभी चालू कर देती थी। तब जो था उत्तर प्रदेश में ही हमारा जो भी उत्तराखंड लगता था, उत्तराखंड अलग से नहीं बना था। तब 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया और इसे पूरे राज्य में फैला दिया। नशा नहीं रोजगार दो। नशा नहीं रोजगार दो 1984 में स्टार्ट हुआ। उत्तराखंड राज्य विहिनी के नेतृत्व में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पूरे राज्य में फैल चुका था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी थी, लेकिन बाद में आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब की पुनः बिक्री होने लगी। लेकिन कुछ दिनों तक सरकार ने ये काम किया, लेकिन उसके बाद ये आंदोलन बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया, ताकि फिर से ये गतिविधियाँ स्टार्ट हो गई हैं। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि किस तरीके से और आंदोलन रहे हमारे कि विश्वविद्यालय आंदोलन। विश्वविद्यालय आंदोलन में क्या रहा, विश्वविद्यालय आंदोलन में हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन को देखते हुए NDA तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955 से 1956 में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा। वहीं सरकार जो थी नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बनाना शुरू तो किया। गढ़वाल के लोग इसे गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे और कुमायूं मंडल के लोग कुमायूं क्षेत्र यानी नैनीताल में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे। पहले गढ़वाल क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्टार्ट हो रहा था, फिर कुमायूं क्षेत्र में इसको शुरू करने के लिए आंदोलन होने लगा। बाद में ND तिवारी ने इन दोनों क्षेत्रों में एक एक विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और सरकार ने मान लिया। आंदोलन क्यों हो रहा था कि गढ़वाल क्षेत्र में खोलें, कुमायूं क्षेत्र में खोलें, इस तरीके से आंदोलन चल रहा था। फिर सरकार ने दोनों क्षेत्रों में खोलने का निर्णय कर लिया। वहीं सन 1973 में कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में कराई गई। ये तो रहे कुछ आपके अन्य जन आंदोलन। इसमें काफ़ी हम चर्चा कर चुके हैं। ये छोटे छोटे आंदोलन ने यहाँ से भी प्रश्न बनना आपका तय है। आगे हम चर्चा करते रहेंगे कि राज्य निर्माण आंदोलन, ये उत्तराखंड के राज्य जो बना है उसके लिए कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उसमें किसने किसने सहयोग दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।